दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक्स यूनिट, जिसके अंदर हम कवर कर रहे हैं 2018 से 2023 तक पूछे गए सभी पब्लिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो जिन्होंने पहली बार मुझे ज्वाइन किया है, मैं उन्हें बता देती हूँ कि मेरा नाम सिमरन सहगल है और मैं इसी चैनल के ऊपर यानी कि माइंड योर इकोनॉमिक्स चैनल के ऊपर आपकी तैयारी करवा रही हूँ रिगार्डिंग NTA UGC नेट JRF एग्ज़ाम, जो कि आपका कंडक्ट होने वाला है ऑन 28 जून। तो बहुत ही पास आ गया है, एक ही हफ्ते का टाइम रह गया है। तो इस एक हफ्ते के टाइम को हम मैक्सिमम यूटिलाइज़ करेंगे, जिसके लिए मैं आपको जो बची हुई यूनिट्स हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, पेपर 2 इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो डिस्कस करूँगी बाय डिस्कसिंग ऑल द PYQs विद द कॉन्सेप्ट्स। तो ये सीरीज़ कैसे चल रही है ये तो आप जानते ही हैं। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स कंप्लीट करवा चुकी हूँ और पब्लिक इकोनॉमिक्स की भी फर्स्ट जो वीडियो है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ, जिसमें हमने 2023 से लेकर यानी कि पीछे अगर हम जाएँ तो बैकवर्ड्स जाएँ तो 2023 से 2020, ठीक है। तो इनके क्वेश्चंस हम जो हैं कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम कंप्लीट करेंगे 2019 के दोनों पेपर्स और 2018 के दोनों पेपर्स। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस अब हमें करने हैं। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। अब देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज के लिए। सो दिस इज़ फॉर दिसंबर 2019, ठीक है। तो दिसंबर 2019 का जो पेपर था उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ जो कि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बताती आई हूँ कि पहले जो आपके क्वेश्चंस आते थे यानी कि 2018, 19, 20 तक भी अगर हम कहें तो क्वेश्चंस आपके बहुत डायरेक्ट आते थे, वन वर्ड आपको आते थे क्वेश्चंस। तो अभी आज ये जो वीडियो है आपकी यानी कि जो भी आपकी सीरीज़ है उनमें जो पार्ट 2 आपको मिलेगा हर यूनिट का, जिसमें हमने थोड़े ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स किए हैं, तो वो क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि आपका नेट का पेपर बहुत ज़्यादा आसान आता है। अब जो है पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अगर आप देखोगे 2021 का 2022 के पेपर्स अगर आप देखोगे तो पैटर्न में बहुत ज़्यादा चेंजेस है। आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो आप जो है पार्ट 1 को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली देखिएगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो के एंड में भी मैं उसका लिंक लगा दूंगी। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि उसी में लेटेस्ट जो क्वेश्चंस हैं जो इस बार पूछे गए थे आपके पिछले अटैम्प्ट में वो हमने करे हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, ऑन विच डेट द ईयर GST became effective in India, ठीक है। सो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपका कब आया इंडिया के अंदर? सो इट केम ऑन 1 जुलाई 2017। ये डेट तो हम सबको याद है ही, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट डेट है ये। जब आया था GST तब बहुत ही ज़्यादा ये हमारा न्यूज़ में रहा था। तो काफ़ी सारे बच्चों को इसका आंसर ऑलरेडी पता भी होगा, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Consider the following statements about the social cost benefit analysis for viability of the projects, ठीक है। आपके प्रोजेक्ट्स कितने वायबल हैं उसके लिए आप क्या करते हो, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हो, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपके मार्जिनल बेनिफिट्स मार्जिनल कॉस्ट के बराबर आ जाते हैं तो आपके वहाँ पर वायबल हो जाते हैं प्रोजेक्ट्स। तो आप किन किन चीज़ों को देखते हो, तो अपनी एनालिसिस जब आप करते हो इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हो वो चीज़ आपको अब यहाँ पर बतानी है। ओके, सो IRR शुड बी ग्रेटर देन द सोशल डिस्काउंट रेट। इट इज़ नॉट रेट, इट इज़ रेट। ओके, ये थोड़ा प्रिंटिंग की शायद मिस्टेक होगी। So IRR should be greater than the social discount rate. Next is NPV should be equal to 0. Then shadow prices are used for the calculation of benefit and cost, ठीक है। तो shadow prices का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। shadow prices क्या होते हैं? These are the estimated price for those commodities whose market value cannot be ascertained very easily. जिन प्रोडक्ट्स की यानी कि जो आपके पब्लिक गुड्स होते हैं, जो सोशल गुड्स होते हैं, उनकी जो मार्केट वैल्यू है असर्टेन करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए आप उनके प्राइस को, उनके मार्केट प्राइस को ना लगाकर आप उनके शैडो प्राइसेस यूज़ कर लेते हैं अपनी कैलकुलेशन में। फॉर एग्जांपल आपने एस्टिमेशन कर लिया कि आपको कितना प्राइस पड़ेगा इस गुड का, इस पब्लिक गुड का आप कितना प्राइस चार्ज कर सकते हैं। सो दैट इज़ नोन एज द शैडो प्राइसिंग। ओके, जब आप एस्टिमेट कर लेते हो किसी भी ऐसे सोशल गुड का प्राइस। ओके, चलो क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू असर्टेन करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ओके,
सो IRR शुड बी ग्रेटर देन सोशल डिस्काउंट रेट. सो दिस इज़ राइट. आपका जो IRR होता है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए आपके सोशल डिस्काउंट रेट से. और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, जब भी हम किसी सोशल गुड की प्रोजेक्ट, किसी भी सोशल प्रोजेक्ट या किसी भी सोशल गुड के केस को जब हम पढ़ते हैं तो हम शैडो प्राइसिंग का यूज़ करते हैं. दिस इज़ ऑल्सो राइट, बट दिस इज़ रॉन्ग. नाउ वाई दिस इज़ रॉन्ग? जो आपका NPV है विच इज़ द नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, दिस मस्ट बी मोर देन जीरो, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो. अगर आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू मोर देन जीरो आता है तब वायबल होता है आपका प्रोजेक्ट. इक्वल टू जीरो पे वायबल नहीं होता. ओके, तो अगर यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो लिखा होता तो वो ठीक हो जाता. अभी के लिए आपका आंसर क्या बैठेगा? A and C. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1. ओके, आगे बढ़ते हैं. डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, अगेन पीकॉक एंड वाइजमैन हाइपोथेसिस. मैंने आपको बोला था ये आती है. पिछली वीडियो में भी 2 बार इसका क्वेश्चन आया था, अभी भी आपको क्वेश्चन आया है. सो पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस में आपके 3 इफेक्ट्स हैं, डिस्प्लेसमेंट, इंस्पेक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन. वो क्या है ये आपको जानने के लिए पिछली वीडियो को देखना पड़ेगा. ओके, तो इस वीडियो के बाद आप उसको ज़रूर से देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एक चीज़ मैं वहाँ पर बताना भूल गई थी कि जो आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है वो स्टेप बाय स्टेप मैनर में किया जाता है. ठीक है, यानी कि आपका पहले एक स्टेप पार होगा, आपने एक स्टेप के लिए एक्सपेंडिचर किया, देन उसके बाद आपने दूसरे स्टेप के लिए एक्सपेंडिचर किया. यानी कि आपने एक ही बारी में सारा का सारा एक्सपेंडिचर नहीं कर देना है, स्टेप बाय स्टेप मैनर में आपको एक्सपेंडिचर करना है. ओके, तो ये आपका पीकॉक एंड वाइजमैन हाइपोथेसिस कहता है. तो चलो, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या था? डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट था कि जब आप अपने पुराने टैक्सेशन सिस्टम से या पुराने गवर्नमेंट स्पेंडिंग के लेवल से एक हायर लेवल के ऊपर शिफ्ट कर जाते हैं, देन दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट. डिस्प्लेसमेंट करने का मतलब क्या होता है? जब आप डिस्टेंस की बात करते हो तो आप डिस्प्लेसमेंट यूज़ करते हो. जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हो तो आप कहते हो ये डिस्प्लेस कर रहे हैं. तो आपने यहाँ पर सिंपली क्या देखा? एक लोअर लेवल ऑफ टैक्सेशन या फिर एक लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग से आप एक हायर लेवल ऑफ टैक्सेशन या हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, सो मूवमेंट फ्रॉम ओल्डर लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन टू अ न्यूअर एंड हायर लेवल. ओके, तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी. एक्सटर्नैलिटी भी मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, दोबारा बता देती हूँ. एक्सटर्नैलिटीज आर the benefits received or the losses incurred by the activities of some other person for which you have not paid that person or you have not received any compensation in return respectively. ठीक है, यानी कि वो सारे के सारे फ़ायदे और वो सारे के सारे फ़ायदे जो आपको हो रहे हैं किसी और की एक्टिविटी से और आपने उसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं करी, या फिर वो सारे के सारे नुकसान जो किसी और की एक्टिविटी की वजह से आपको हो रहे हैं और उस इंसान ने आपको उसके बदले में कोई भी पेमेंट नहीं करी है. ठीक है, तो अगर आपको फ़ायदा हो रहा है देन दैट विल बी अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी. अगर आपको नुकसान हो रहा है देन दैट विल बी अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी. पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का एग्जाम्पल क्या है? मैंने आपको दिया था पब्लिक पार्क्स. तो अगर आप पार्क में जाते हो, वहाँ पर वॉक करते हो तो उससे आपकी हेल्थ जो है इम्प्रूव हो रही है. ठीक है, अब आपने गवर्नमेंट को डायरेक्टली पेमेंट तो नहीं करी है उस पार्क को बनाने के लिए. ठीक है, तो एक्टिविटी किसकी थी? वो गवर्नमेंट की थी. फ़ायदा किसको हो रहा है? आपको हो रहा है और पॉजिटिवली फ़ायदा हो रहा है. सो और इसके बदले में आपने कुछ पेमेंट भी नहीं करी है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी. नेगेटिव का एग्जाम्पल क्या होता है? पोल्यूशन. ठीक है, पॉल्यूशन क्या है? आपने पॉल्यूशन नहीं क्रिएट किया, सामने वाले लोग पॉल्यूशंस क्रिएट कर रहे हैं. इंडस्ट्रीज़ अलग अलग सेटअप कर रहे हैं, नई नई गाड़ियाँ खरीद रहे हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है. ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है. हमारी दिल्ली के अंदर तो स्पेशली बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है. तो इससे क्या हो रहा है? आपको घर पे बैठे बैठे अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है, आपने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया उस पोल्यूशन के अंदर, किसी और की एक्टिविटीज़ हैं वो, लेकिन नुकसान आपको हो रहा है और वो लोग आके आपको कुछ कॉम्पनसेशन भी नहीं दे रहे हैं. तो दैट इज़ अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी. ओके, आपको एग्जाम्पल देना है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का कि कौन सा इनमें से ठीक है. सो पब्लिक इम्यूनाइजेशन. सो दिस इज़ द राइट आंसर. ठीक है, अब पब्लिक इम्यूनाइजेशन क्या होता है? जो गवर्नमेंट करवाती है, इंजेक्शंस लगवाती है. ठीक है, जैसे जो मास लेवल के ऊपर फ्री में इंजेक्शंस, जैसे आपकी वो था पोलियो ड्रॉप्स जो आपकी है. ठीक है, सो पोलियो ड्रॉप्स क्या था? आपको एक मास लेवल पे फ्री में पोलियो ड्रॉप्स दी जाती हैं. तो वो क्या है? इट इज़ अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी. आपको फ़ायदा हो रहा है, खर्चा गवर्नमेंट का हो रहा है और आपने उसके बदले में गवर्नमेंट को कुछ पेमेंट नहीं करी है. ठीक है, so that is a positive externality. increase of corporate tax, no, corporate tax आधा profit tax. अगर आपका profit tax बढ़ रहा है तो वो positive externality थोड़ी ना. नेक्स्ट, इशू एक्स्ट्रा परमिट फॉर पोल्यूशन. ठीक है, आप पोल्यूशन करने के लिए ज़्यादा परमिट दिए जा रहे हो तो ये भी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी नहीं है.
मॉनिटरिंग द हज़ार्ड कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रीज, आप जो इंडस्ट्रीज नुकसान पहुंचा रही है उसके ऊपर आप नज़र रख रहे हो, सो दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, ठीक है। सो आंसर आपका फर्स्ट ही आएगा। नेक्स्ट, नाउ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके पेपर के अंदर पूछा गया है रिपीटेडली, ठीक है, यानी कि ये 3 से 4 बार आपके पेपर के अंदर सेम क्वेश्चन एज इट इज़ आया है, लेकिन हर बार जो इसका आंसर दिया ना वो हर बार आंसर अलग दिया है, ठीक है। कभी वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन सही कहते हैं, कभी वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन सही कहते हैं, कभी इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कभी इन दोनों का कॉम्बिनेशन सही कहते हैं, ठीक है। बट हालांकि ये सारे ही आपके ठीक हैं, ठीक है, A, B, C एंड D, all 4 of them have contributed towards the public debt burden, ठीक है। तो इन सब ने ही पब्लिक डेट के बारे में बात करी है, तो ये सब आंसर आपका A, B, C, D आना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो कभी कॉम्बिनेशन इन दोनों का सही कहते हैं, कभी इनका सही कहते हैं, तो ये नेट की खुद की प्रॉब्लम है, MTA की खुद की प्रॉब्लम है ये, ठीक है ना। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बाकी आंसर इसका सारा आना चाहिए A, B, C, D, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन, अब ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिए थे, 4-5 बताए थे उल्टा, मैंने आपको इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का भी बता दिया था फॉर्मूला, ठीक है ना। तो आपको ये सारे डेफिसिट्स के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, तो अब इसको हम मैच कर लेते हैं फटाफट से। सो फिस्कल डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट इज एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट, ये तो बजट डेफिसिट है, ठीक है। देन एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू, दिस इज डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। Excess of total expenditure total receipt, this is fiscal deficit, and total expenditure less borrowings and interest payment, this is primary deficit, ठीक है। चलो, सो इसको हम और क्या कहते हैं? दिस इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। तो चाहे ऐसे लिखा हुआ हो चाहे ऐसे लिखा हुआ हो, एक ही बात है, क्लियर। क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है, देखो, टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल लाइबिल, टोटल रेवेन्यूज, ठीक है, टोटल, एक मिनट, टोटल रिसीट्स ओवर टोटल रिसीट्स लेस बोरोइंग्स। तो ये जो चीज़ यहाँ तक लिखी हुई है ये तो फिस्कल डेफिसिट ही है ना, ठीक है। सो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट क्या है? आपका प्राइमरी डेफिसिट है, ओके। चलो, सो आंसर क्या बैठेगा आपका? दिस इज 3124, 3124, 3124, फर्स्ट ऑप्शन, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट फेलियर। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको 12 बताए थे वो सारे एग्जाम्पल्स जब आपका मार्केट फेलियर होता है, ठीक है। सो उसमें से कौन कौन सा था? मोनोपोली था आपका, ठीक है, तो यही मोनोपोली था, उसके अंदर एक सेकेंड एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन था, एक्सटर्नैलिटीज भी था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं था, ठीक है। सो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट फेलियर, तो आंसर आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? ये तो वो फायदे हैं जो आपको होते हैं जब आप अपना बिजनेस एक्सपैंड करते हो, ठीक है। जब आप अपना स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज करते हो तो उससे होने वाले जो फायदे होते हैं वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है। सो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट फेलियर, इसमें मार्केट फेलियर नहीं होता। मार्केट फेलियर आपका मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, एक्सटर्नैलिटी, पब्लिक गुड्स, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर, आपका मेरिट गुड्स, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे, तो उसको आप पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, ओके। चलो नेक्स्ट, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ठीक है। अब देखो इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है? एक होता है आपका इम्पैक्ट, एक होता है इंसिडेंस, ठीक है। एक होता है इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, एक होता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। सो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स में क्या फ़र्क है? इम्पैक्ट ऑफ टैक्स होता है जिसके ऊपर टैक्स लेवाई किया जाता है, ठीक है, ऑन हूम टैक्स इज लेवाइड, ओके, जिसके ऊपर लगाया जाता है टैक्स। इंसिडेंस क्या होता है? पर्सन हु एक्चुअली पेज द टैक्स, ठीक है, जिसके ऊपर बर्डन आता है आपके टैक्स का, वो इंसिडेंस होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका डायरेक्ट टैक्स है कोई, ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स का इम्पैक्ट एक पर्सन के ऊपर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स की अगर मैं बात कर रही हूँ, और इनकम टैक्स किसके ऊपर लग रहा है? फॉर एग्जाम्पल मेरे ही ऊपर लग रहा है, सिमरन के ऊपर, ठीक है। तो इनकम टैक्स का जो इम्पैक्ट है वो भी मेरे ऊपर आता है, ठीक है, यानी कि लिवाई भी मेरे ऊपर होता है और उसकी पेमेंट भी मैं ही करती हूँ, यानी कि इंसिडेंस भी मेरे ऊपर पड़ता है, ठीक है। वहीं अगर मैं जीएसटी की बात करूँ या किसी भी इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूँ, तो इनडायरेक्ट टैक्स का इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है? सेलर के ऊपर। लिवाई किस पे किया जाता है? सेलर पे। इंसिडेंस किस पे आता है? यानी कि एक्चुअली पे कौन करता है? बायर पे करता है, ठीक है।
तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या होगा, इंसिडेंस ऑफ टैक्स रेफर्स टू द पर्सन और द ग्रुप हु अल्टीमेटली पेज द टैक्स। ओके, चलो आगे देखते हैं। हाँ, अभी आपको क्वेश्चन बहुत बार आया है, अगेन दिस इज ऑल्सो अ PYQ, जो बहुत बार आपके पेपर में ऑलरेडी आया है, 3 से 4 बार ये भी आ चुका है। तो इसको आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजी के अंदर लगाना है। तो इसकी मैं आपको सारी जितनी भी आपकी टैक्स की कमिटीज़ हैं वो सारी मैं आपको अभी बता देती हूँ, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आप लिखिए हेडिंग टैक्स रिलेटेड कमिटीज़, ठीक है। ये कब से शुरू होती है, 1926 से शुरू होकर 2002 तक की सारी कमिटीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहली है आपकी टैक्सेशन इंक्वायरी कमिटी, विच इज़ इन 1926। कौन सी कमिटी है ये आपकी, मताए कमिटी, ठीक है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, दिस इज नॉट माथुर, दिस इज मथाई कमिटी, ओके, जॉन मथाई कमिटी। देन नेक्स्ट है आपका इंडियन टैक्स रिफॉर्म्स, जो कि निकोलस कैलगर लेकर आते हैं इन द ईयर 1956, जिसमें वो एक्सपेंडिचर टैक्स लेकर आते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, एक्सपेंडिचर लेकर आते हैं, देन आपका गिफ्ट टैक्स लेकर आते हैं, वेल्थ टैक्स लेकर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट टैक्सेस इंक्वायरी कमिटी। ओ एक सेकेंड, इंक्वायरी कमिटी, चलो। सो दिस इज इन द ईयर 1970, जो कि आपकी वांशु कमिटी है, ओके। नेक्स्ट है आपकी टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल वेल्थ, टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल वेल्थ एंड इनकम, 1972, दिस इज KN राज कमिटी, ओके। नेक्स्ट है आपकी इनडायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमिटी, in the year 1976, this is झा कमिटी, ओके। नेक्स्ट है आपका टैक्स रिफॉर्म्स कमिटी, टैक्स रिफॉर्म्स कमिटी आती है 1991 में, विच इज चेलिया कमिटी, ठीक है। देन यहाँ पे मैं एक बार इरेज कर देती हूँ। देन आती हैं आपकी रिफॉर्म ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड टैक्सेस इन इंडिया इन 1994, दिस इज बागची कमिटी, ओके। देन लास्ट है आपकी टास्क फोर्स on direct and indirect taxes in the year 2002, which is केलकर कमेटी, ओके। तो ये सारे आपकी टैक्स रिलेटेड कमिटीज़ हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सो इनडायरेक्ट टैक्स आपकी कब आती है, दिस कम्स इन 1976। टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी आपकी कब आती है, 1991। टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी आपकी कब आती है, दिस इज़ 1926। एंड डायरेक्ट टैक्स वाली कब आती है आपकी, इन 1970। अब इसको आप अरेंज करके रख सकते हैं और इसका आंसर देख सकते हैं, ठीक है। सो आंसर आपका बैठेगा यहाँ पर 4th ऑप्शन, ओके। चलिए, इसी के साथ हमारा दिसंबर 2019 कंप्लीट होता है। अब हम जून 2019 पे चलते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग डिप्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज्ड। अब देखो, आपकी दो आपकी सिचुएशंस होती हैं। एक होती है आपकी रिसेशन, एक होती है आपकी डिप्रेशन, ओके। सो रिसेशन इज दैट पीरियड ऑफ द बिजनेस साइकिल इन विच
आपकी पूरी जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन में चली जाती है, ठीक है। यानी कि आपके जो पॉजिटिव मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो सारे के सारे आपके फॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि आपकी इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, यानी कि डिफ्लेशन होने लगेगी आपकी इकोनॉमी के अंदर। देन आपके अनएम्प्लॉयमेंट के जो लेवल्स हैं वो इंक्रीज़ करने लग जाएंगे, आपकी जीडीपी जो है वो फॉल करने लग जाएगी, ठीक है। तो आपकी जो भी इंडिकेटर्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वो सब नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि फॉल करना स्टार्ट कर देंगे। एंड इफ़ दिस रिसेशन प्रोलॉन्ग्स टू अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपकी रिसेशन ज़्यादा टाइम के लिए रह जाती है, देन इट मूव्स इनटू डिप्रेशन, आपकी इकोनॉमी जो है वो डिप्रेशन में चली जाती है, ओके। चलो, सो डिप्रेशन इज़ अ मोर सीवियर सिचुएशन ऑफ एन इकोनॉमी दैन रिसेशन, ओके। तो अगर रिसेशन होता है ना किसी भी इकोनॉमी के अंदर, तो गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ लगा सकती है? अगर रिसेशन है तो then it can increase its expenditure और it can reduce its taxes, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने से क्या होगा? एडी बढ़ेगा आपका, ठीक है। टैक्स कम करने से क्या होगा? आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, जिससे कंजम्पशन बढ़ेगी, जिससे आपका एडी बढ़ेगा, ठीक है। तो जब डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी के अंदर तो आपका ऑटोमेटिकली रिसेशन से आप बाहर आने शुरू हो जाओगे, ठीक है। इफ़ योर इकोनॉमी इज़ इन डिप्रेशन तो आप क्या करोगे? या तो आप अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे, ठीक है, यानी कि आप अपने टैक्सेस को कांस्टेंट रखोगे, या फिर आप अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट करके अपने टैक्सेस कम करोगे। यानी कि इन द केस ऑफ डिप्रेशन यू ओनली अप्लाई एनी वन ऑफ दीज पॉलिसीज़, या तो आप अपने टैक्स पॉलिसी लगाओगे या आप अपनी स्पेंडिंग को चेंज करोगे। रिसेशन में आप दोनों कर सकते हो, ओके। चलो, तो अभी यहाँ पे पूछा था आपसे डिप्रेशन, तो यहाँ पे क्या होगा? टैक्सेस आर केप्ट अनचेंज्ड एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड। दूसरा तरीके से भी लिखा हो सकता था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इज केप्ट कांस्टेंट बट टैक्सेस आर रिड्यूस्ड, तो वो भी ठीक हो जाता, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड, ठीक है। पब्लिक गुड क्या होता है? बताया था मैंने पिछली आपको वीडियो में, विच इज़ नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल, ठीक है। यानी कि किसी के भी कंजम्पशन से वो ख़त्म नहीं हो जाता दूसरे की कंजम्पशन के लिए, और आप किसी को भी उसकी कंजम्पशन से दूर नहीं रख सकते, एक्सक्लूड नहीं कर सकते, ओके। तो एग्जाम्पल क्या होगा? रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ये तो प्राइवेट हो जाएगा आपका, दिस इज़ रॉन्ग। रेस्टोरेंट मील्स, ये भी आपका अलग हो जाएगा, गलत। देन आपका नेशनल डिफेंस, नेशनल डिफेंस इज़ अ पब्लिक गुड, ठीक है। यानी कि आप किसी को भी मना नहीं कर सकते इसके यूज़ के लिए, और ना ही एक बंदे के यूज़ से दूसरे के लिए ख़त्म हो जाती है, ओके। सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड स्टेप में। अब देखो कितने इजी क्वेश्चन, वन वर्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेपर में, पहले आते थे मतलब, अब तो थोड़े अलग आते हैं क्वेश्चन। वर्टिकल इक्विटी इन टैक्सेशन मीन्स दैट, वर्टिकल इक्विटी क्या है? इस ऐसे इक्विटी, ठीक है, दिस इज़ वर्टिकल, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल, है ना। सो वर्टिकल इक्विटी का क्या मतलब है कि आपके जो रिच पीपल हैं, ठीक है, उनकी इनकम और जो पुअर पीपल हैं उनकी इनकम के बीच की जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको कम कर देना, ठीक है। तो रिच और पुअर के बीच की इनकम इनइक्वालिटीज़ कब ठीक होंगी? जब आप प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर लगाओगे, ठीक है। जब आप प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर लगाओगे, यानी कि आप रिच के ऊपर हैवी टैक्सेस लगाओगे और पुअर के ऊपर लो टैक्सेस लगाओगे, कम टैक्सेस लगाओगे, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है आपके टैक्सेस भी इंक्रीज हुए जा रहे हैं साथ साथ, ओके। एक सेकेंड, हाँ। सो दैट इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर, दैट मीन्स टैक्स इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू देयर इनकम लेवल, ठीक है। यानी कि आप डिफरेंटली टैक्स कीजिए, रिच को ज़्यादा टैक्स लगाइए, पुअर को कम टैक्स लगाइए, तो आप क्या हो सकता है? वर्टिकल इक्विटी अचीव हो सकती है, ओके। सो पीपल इन डिफरेंट इनकम ग्रुप्स शुड बी टैक्स इक्वली? नो, दे शुडंट बी टैक्स इक्वली, दे शुड बी टैक्स डिफरेंटली। सो आंसर क्या होगा आपका? सेकेंड ऑप्शन, ओके। चलो, अगर आप इक्वली टैक्स करते हो तो ये आपका रिग्रेसिव हो जाएगा, ठीक है। देन प्रोपोर्शनेटली करते हो तो ये प्रोपोर्शनल टैक्स स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, ओके। आगे टोल टैक्स, अब देखो टोल टैक्स फिर से आ गया, पिछली वीडियो में भी आया था ये क्वेश्चन, तब भी मैंने कहा था ये PYQ है, तो यहीं से आया था। टोल टैक्स आपका क्या है? बेनिफिट रिसीव्ड प्रिंसिपल से, यानी कि जो भी टोल रोड्स का फ़ायदा उठाएगा, हाईवेज का फ़ायदा उठाएगा, उसी को वो टैक्स पे करना है, ठीक है। सो द पर्सन हु इज़ रिसीविंग द बेनिफिट आउट ऑफ द पब्लिक बेनिफिट आउट ऑफ द गुड, दैट पर्सन विल बी पेइंग द टैक्सेस, ओके। चलो, सो ये किसने दिया था? एरिक लिंगडाल ने। कॉन्सेप्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट इम्प्लाइज, अब देखो फिर से फिस्कल डेफिसिट का आ गया आपको फॉर्मूला। सो रेवेन्यू रिसीट्स एंड रिकवरी ऑफ लोन्स एंड अदर रिसीट्स माइनस टोटल एक्सपेंडिचर,
नेक्स्ट है आपका रिसीट्स माइनस डिसबर्समेंट इन कैपिटल अकाउंट, टोटल रिसीट्स माइनस, ये तो नहीं हो सकता, दिस इज बजट डेफिसिट, ठीक है। देन रेवेन्यू एंड इंटरेस्ट रिसीट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड इंटरेस्ट रिसीट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे क्या कमी है, यहाँ पर एक तो आपने कैपिटल रिसीट्स नहीं ली, ठीक है, कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग आपने नहीं ली, प्लस यहाँ पे आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं लिया, ठीक है। सो ये गलत हो जाएगा आपका। रिसीट्स माइनस डिसबर्समेंट इन कैपिटल अकाउंट, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि आपकी कैपिटल अकाउंट डिसबर्समेंट्स इन कैपिटल अकाउंट, हाँ ये भी नहीं आएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे आपने बोरोइंग्स को एक्सक्लूड नहीं किया। नेक्स्ट रेवेन्यू रिसीट, ठीक है, जो आपकी रेवेन्यू रिसीट्स आपको मिली है, रिकवरी ऑफ लोन यानी कि आपकी कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ठीक है, ये वो वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट अदर रिसीट्स माइनस टोटल एक्सपेंडिचर कर दिया आपने, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो ये वाला है। वैसे फॉर्मूला होता क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब टोटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा आपका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, दोनों तरीके के आपके एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे जो आपने यहाँ पर लिख लिए। नेक्स्ट है आपका टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अब देखो टोटल रिसीट में तो दोनों आती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स भी आती हैं प्लस कैपिटल रिसीट्स भी आती हैं, लेकिन कैपिटल रिसीट में आपको बोरोइंग्स नहीं लेनी, ठीक है, माइनस बोरोइंग्स कर देनी है आपको, यानी कि यहाँ पे कैपिटल रिसीट कौन कौन सी आएगी, जो आपके लोन्स रिकवर हुए होंगे, ठीक है, प्लस कोई और अगर आपकी कैपिटल रिसीट होगी, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई अपनी एसेट बेच दी होगी, डिसइन्वेस्टमेंट किया होगा, उससे आपको कुछ पैसा मिला होगा, सो दैट विल बी इंक्लूडेड इन कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ओके। तो बोरोइंग्स आपको यहाँ पर नहीं लेना, इसीलिए ये आपका ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं ड्यूरिंग रिसेशन। अब देखो रिसेशन का भी पूछ लिया आपसे, जैसे डिप्रेशन का पूछा था वैसे ही आपसे अब रिसेशन का पूछ लिया। तो रिसेशन के टाइम पे आप क्या करोगे, टैक्स कट करोगे और गवर्नमेंट स्पेंडिंग बूस्ट करोगे, सो दिस इज राइट, ओके। चलो ये केस कब करोगे आप, जब आपका डिप्रेशन होगा। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ डेट रिडेम्पशन, ठीक है, डेट रिडेम्पशन का कौन सा इनमें से आपका नहीं है फॉर्मूला, सॉरी कौन सा आपका तरीका नहीं है यहाँ पे डेट रिडेम्पशन का, ये आपको बताना है यहाँ पर सिंपली, ओके। चलो सो रिफंडिंग आपका होता है, सिंकिंग फंड होता है, कैपिटल लेवाई होता है, रेपुडिएशन नहीं करते हो आप, ठीक है, रेपुडिएशन नहीं होता आपका डेट रिडेम्पशन में, बाकी तीनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टैक्स इज सेड टू बी डायरेक्ट। अभी ये मैं आपको बता चुकी हूँ, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसका इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस इट लाइज ऑन द सेम पर्सन, जब एक ही इंसान के ऊपर टैक्स लगाया जाता है और वही उसको पे करता है, तो दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स उसका एग्जाम्पल होगा, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स उसका एग्जाम्पल होगा। सो आंसर क्या होगा, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस फॉल ऑन द सेम पर्सन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ मार्केट फेलियर। अगेन मार्केट फेलियर का क्वेश्चन, वो 12 आपको लिस्ट पूरी याद रखनी है 12 आइटम्स की। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होता है कॉज, पब्लिक गुड होता है, एक्सटर्नैलिटी होता है, लैक ऑफ डिमांड नहीं होता, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ वाइजमैन एंड पीकॉक हाइपोथेसिस। अगेन आपकी ये वाली आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट होता है, कॉन्सेंट्रेशन इंस्पेक्शन होता है, टैक्सेशन इफेक्ट नहीं होता इसके अंदर, ओके। नेक्स्ट, चलो इसके साथ दिसंबर 2018 पे हम पहुंच चुके हैं, इसका क्वेश्चंस देखते हैं। अगेन पीकॉक एंड वाइजमैन हाइपोथेसिस, देख लो कितनी इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस थ्योरी को अच्छे से आपको करना है, ये मैंने पिछली वीडियो में समझाई है, तो इसको ध्यान से कर लीजिएगा, ओके। चलो, सो विच नॉट अ पार्ट ऑफ पीकॉक वाइजमैन, तो डिस्प्लेसमेंट है, इंस्पेक्शन है, कॉन्सेंट्रेशन है, अनाउंसमेंट नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन क्राउडिंग इन इफेक्ट इन द इकोनॉमी, ठीक है, क्राउडिंग इन इफेक्ट किसकी वजह से आपका होगा, सो पब्लिक बोरोइंग्स टू फाइनेंस स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर आप बोरोइंग करोगे तो होगा, अगर आप हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए करोगे तो होगा, स्किल डेवलपमेंट के लिए होगा, लेकिन अगर आप सैलरीज एंड वेजेस यानी कि जब आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए बोरोइंग्स लेते हो ना, तब क्राउडिंग इन इफेक्ट नहीं होता, ओके। और कब होगा आपका क्राउडिंग इन इफेक्ट, जब आप कब क्राउडिंग इन इफेक्ट का मतलब क्या है, जब आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रही है सिंपली, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कब करेगी, जब आप किसी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में लगाओगे पैसा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट में जब आप लगाओगे, तो हेल्थ एंड एजुकेशन में, स्किल डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाओगे तो होगा।
सैलरीज एंड वेजेस आर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. अगर आप अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए करोगे, सो देयर इज नो इन्वेस्टमेंट हैपनिंग इन द इकोनॉमी, देयर इज नो प्रोडक्टिव एक्टिविटी हैपनिंग इन द इकोनॉमी, दैट इज व्हाई देयर विल बी नो क्राउडिंग इन इफेक्ट. तो ये आपका सिर्फ इसको छोड़ के बाकी ठीक है. सो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड ऑप्शन. ओके, चलो नेक्स्ट. पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया क्लासिफाइड एज कैपिटल एंड रेवेन्यू. ठीक है, ये आपका बजट से क्वेश्चन है. पब्लिक एक्सपेंडिचर आपका क्या होता है? दो तरीके का, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इनमें से अब आपको बताना है कौन सा रेवेन्यू है. अब देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है. ओके, सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा है गवर्नमेंट का जो वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं, यानी कि अपनी जो उनकी कोर एक्टिविटीज़ हैं, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए जो कर रहे हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? वो एक्सपेंडिचर जो वो अपने डेली के एक्सपेंसेस के लिए नहीं कर रहे, बल्कि वो किसी एसेट को खरीदने में वो पैसा लगा रहे हैं या फिर कहीं से लोन उठा रहे हैं. ठीक है, यानी कि सिंपली आपकी जब एसेट और लाइबिलिटी पोजीशन इम्पैक्ट हो रही है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. ठीक है, दैट मीन्स इन दिस केस यू आर ईदर increasing any asset or you are either increasing any liability, you are either increasing any asset or you are decreasing a liability. ठीक है, यानी कि आपने क्या किया, या तो आपने कोई एसेट अपनी इंक्रीज करी है, आपने पैसा दिया होगा उसके बदले में अगर एसेट आपने खरीदी है तो, या फिर आपने लोन कोई वापस किया होगा, लोन वापस किया होगा तो आपकी लाइबिलिटी कम हो गई होगी. सो ऑल ऑफ दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स. ओके, जैसे कि अगर आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर दिया है, कोई रोड बनवा ली है, कोई डैम बना लिया है, कोई हाईवे बना लिया है, तो ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में यू नीदर क्रिएट एन एसेट नॉर रिड्यूस एनी लाइबिलिटी. ठीक है, ना तो आपकी एसेट बढ़ती है ना लाइबिलिटी घटती है. इसमें एग्जांपल आपके क्या आएंगे? आपने सैलरी कोई पे कर दी, ठीक है, सैलरीज एंड वेजेस आपने पे कर दिए, कोई इंटरेस्ट पेमेंट अगर आपने कर दी, ठीक है, या आपने कोई सब्सिडीज दे दी हैं किसी को. सो ऑल ऑफ दीज विल बी इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खर्च कर देते हो, गवर्नमेंट जो खर्च कर देती है. ओके, तो आपको यही बताने थे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले. तो सब्सिडी होती है, इंटरेस्ट पेमेंट होता है, वेजेस एंड सैलरीज, तीनों ही होते हैं. ओके, सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, अब ये क्वेश्चन आपका है मस्ग्रेव एंड थिन्स मेजर ऑफ टैक्स प्रोग्रेसिविटी. ठीक है, तो आंसर मैं इसका बता देती हूँ. दिस इज फोर्थ. ठीक है, ये आपका है, बट मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ कि ये है क्या आपका मस्ग्रेव एंड थिन का मेजर ऑफ टैक्स प्रोग्रेसिविटी. चलो 1 सेकेंड का टाइम मुझे देंगे. यस, तो ये आपका फॉर्मूला है जहाँ पे आपका जी क्या है, दिस इज़ द गिनी कोएफिशिएंट आफ्टर टैक्स. ठीक है, आपका यानी कि जब आप टैक्स लगा देते हो, जब आपने टैक्स इम्पोज किया है, उसके बाद आपकी इकोनॉमी में कितनी इनकम इनइक्वालिटी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है GA. GB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? गिनी कोएफिशिएंट बिफोर टैक्स, यानी कि जब आपने टैक्स नहीं लगाया है तो टैक्स के लगने से पहले जो आपकी इनकम इनइक्वालिटी है वो किससे रिप्रेजेंट हो रही है? GA से रिप्रेजेंट हो रही है. तो आपने टैक्स प्रोग्रेसिविटी देखनी है. ठीक है, कि आपका टैक्स प्रोग्रेसिव है या रिग्रेसिव है, ये चीज़ पता लगाने के लिए आप ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हो. ठीक है, चलो, तो ये फॉर्मूला तो हमें समझ में आ गया कि चलो ऐसा है. सो वेन एवर, ठीक है, वेन एवर योर वैल्यू ऑफ दिस टैक्स प्रोग्रेसिविटी मेजर, ठीक है, जब ये m की वैल्यू मोर देन 1 होगी ना, तो ही आपका जो टैक्स है वो प्रोग्रेसिव होगा. ठीक है, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी तो आपका टैक्स रिग्रेसिव होगा. अगर इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 1 होगी तो आपका टैक्स प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है, नाउ व्हाई इज दिस हैपनिंग, ये चीज़ देख लो. इफ़ दिस इज मोर देन 1, इसका मतलब 1 माइनस GB इज मोर देन 1 माइनस GA. ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे 1 मोर देन 1 पुट करती हूँ, दिस इज मोर देन 1. एक सेकेंड, हाँ, अगर इसकी वैल्यू आपकी मोर देन 1 है, सो दिस विल बी लाइक दिस, है ना. चलो, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? एक सेकेंड. एक सेकेंड मेरे को लिख लेने दो इसको दोबारा से.
m है आपका 1 माइनस जी ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस जी बी विच इज़ मोर देन 1, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 1 माइनस जी ए विल बी मोर देन 1 माइनस जी बी, यस, तो मैंने पहले उल्टा लिख दिया था ना। सो 1 माइनस जी ए विल बी मोर देन 1 माइनस जी बी। आप यहाँ से दोनों को माइनस माइनस करेंगे, आप ऐसे काटते नहीं हो इनइक्वालिटी में, दैट आई नो, लेकिन आप क्या करोगे, पहले यहाँ पे भी दोनों साइड के ऊपर -1 करोगे, ठीक है, तो उससे ये कट जाएंगे, तो मैंने शॉर्ट में कर दिया है। अभी माइनस का साइन जब आप यहाँ से हटाओगे, यानी कि दोनों साइड माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी बीच वाली, ठीक है। सो योर जी ए इज लेस देन जी बी, ठीक है, यानी कि योर जीनी कोएफिशिएंट आफ्टर टैक्स इज लेस देन जीनी कोएफिशिएंट बिफोर टैक्स, यानी कि आपकी जो इनकम इनइक्वालिटी आफ्टर टैक्स है वो कम है एज कम्पेयर टू द इनकम इनइक्वालिटी जो आपके टैक्स से पहले थी, यानी कि आपकी इनकम इनइक्वालिटी कम हो रही है टैक्स लगाने से। तो यानी कि वो कौन सा है, वर्टिकल इक्विटी वाला केस है, ठीक है, यानी कि आप ज़्यादा टैक्स रिच पे लगा रहे हो, कम टैक्स आप पुअर पे लगा रहे हो, तो इस केस के अंदर आपका टैक्स प्रोग्रेसिव होगा, ठीक है। अगर आप रिग्रेसिव की बात करोगे तो कंडीशन ऐसी आ जाएगी आपकी जी ए मोर देन जी बी, तो इस केस में क्या होगा, आपकी जो आफ्टर टैक्स कोएफिशिएंट, आफ्टर टैक्स जो आपका जीनी कोएफिशिएंट है, यानी कि इनकम इनइक्वालिटी है, वो ज़्यादा है, यानी कि जब आपने टैक्स लगाया तो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ने लग गई हमारी इकोनॉमी के अंदर, सो दैट इज़ अ रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर, ओके। और जब इक्वल्स टू 1 है तो आपका जी ए विल बी इक्वल्स टू जी बी, यानी कि टैक्स से कुछ फ़र्क पड़ा ही नहीं, तो आपका प्रोपोर्शनल है, ओके। सो आंसर इसका ये बैठेगा, और मैंने पूरा कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दिया, इसका ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर इनडायरेक्ट टैक्स कॉल्ड रिग्रेसिव, ठीक है। अब इनडायरेक्ट टैक्स आपका रिग्रेसिव क्यों है, बिकॉज रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर आप सभी इनकम लेवल के बंदों को सेम टैक्स चार्ज करते हो। अगर आपने कहा कि 5% जीएसटी लगेगा, तो वो 5% जीएसटी पुअर भी भरेगा और रिच भी भरेगा, ठीक है। तो रिच के लिए मे बी वो चीज़ इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल ना हो जितना पुअर के लिए होगी, ठीक है। अगर आप कहते हो 18% जीएसटी, तो पुअर भी 18% ही भरेगा और रिच भी 18% ही भरेगा, तो दोनों इनकम लेवल के लिए आपने सेम रेट डिसाइड किया हुआ है, तो इनकम इनइक्वालिटी तो आप बढ़ा रहे हो ना, ठीक है। जो अफोर्ड कर सकता है वो भी उतना कर रहा है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो भी उतना ही पे कर रहा है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ रिग्रेसिव इन नेचर, बिकॉज यू आर टैक्सिंग सेम, ठीक है। सारे जो इनकम लेवल्स के लोग हैं, डिफरेंट इनकम लेवल्स के लोग हैं, उनको आप सेम टैक्स कर रहे हो, सो दे आर चार्ज एट द सेम रेट फॉर ऑल द इनकम ग्रुप्स। थर्ड ऑप्शन इज द राइट, ओके। नेक्स्ट, प्लानिंग फ्रॉम बिलो इज नोन एज, ठीक है, प्लानिंग फ्रॉम बिलो, ठीक है, यानी कि आपकी जो प्लानिंग हो रही है वो लोअर लेवल पर हो रही है, दैट मीन्स दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लानिंग विच इज सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का मतलब क्या है, आपकी सारी पावर्स जो है डिसीजन मेकिंग की, जो प्लानिंग की पावर्स हैं वो सारी सेंटर के पास हैं, ठीक है, यानी कि एक अपर पोजीशन, अपर हैंड के पास सारी पावर्स हैं, सारे डिसीजंस वही लेते हैं और सारे डिसीजंस लेके वो बता देते हैं बस नीचे, ठीक है। तो दिस इज सेंट्रलाइज प्लानिंग। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग क्या है कि इस सेंटर ने डिसीजन मेकिंग की पावर किसको दे दी है, लोकल बॉडीज़ को दे दी है। तो लोकल बॉडीज़ क्या कर रही हैं, अपनी सारी डिसीजन मेकिंग कर रही हैं, प्लानिंग कर रहे हैं अपने एरियाज़ के लिए, तो दिस इज डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, ओके। सो प्लानिंग फ्रॉम बिलो इज डिसेंट्रलाइज, प्लानिंग फ्रॉम अबव इज सेंट्रलाइज प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जीएसटी के आपको टैक्स स्लैब्स पूछे हैं, सो दिस इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा इसका, 5, 12, 18 एंड 28 है ना, 5, 12, 18 एंड 28, सो आपका सेकेंड ऑप्शन ठीक। नेक्स्ट आपसे पूछा है, प्रिजम्पशन दैट कॉस्टली न्यू नॉलेज वुड बी अंडर सप्लाइड बाय द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, इज बेस्ड ऑन द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू नॉलेज। Presumption that costly new knowledge would be under supplied by the private sector is based on essential characteristic of new knowledge। जब आपकी न्यू नॉलेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपको वो बतानी है, ठीक है। हाँ, तो जो न्यू नॉलेज है इट इज़ नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल, आप किसी को भी उससे वंचित नहीं कर सकते हैं, एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, प्लस किसी की यूसेज से वो नॉलेज जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती है, ठीक है। सो दीज आर बोथ नॉन राइवलस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। आई थिंक दिस मस्ट बी द राइट आंसर, यस। नेक्स्ट, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपका प्रोग्रेसिव कब होगा, इनकम टैक्स आपका प्रोग्रेसिव होगा व्हेन द मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स इज मोर देन द एवरेज रेट ऑफ टैक्स, ठीक है। जब आपका मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एवरेज रेट ऑफ टैक्स, तब आपका प्रोग्रेसिव होता है, रिग्रेसिव में उल्टा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट,
प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स इज बेस्ड ऑन इक्वी मार्जिनल सैक्रिफाइस. नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स क्या होता है कि आप इक्वी मार्जिनल सैक्रिफाइस के प्रिंसिपल पे बेस्ड ये होता है, यानी कि आपके जो रिच इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर आप ज़्यादा लगाते हो टैक्सेस, और आपके जो पुअर इंडिविजुअल्स हैं उन पे आप कम लगाते हो. बेस्ड ऑन द इनकम लेवल्स यू टैक्स पीपल डिफरेंटली. ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज राइट. नेक्स्ट, हायर द इनकम लोअर विल बी द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर द टैक्स पेयर. जितना ज़्यादा इनकम होगी उतना कम उसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी होगी टैक्स पेयर के लिए. सो दिस इज ऑल्सो राइट. ठीक है, जितना ज़्यादा रिच होगा इंसान उतना ही उसके मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी मनी की. यानी कि अगर वो एक एक्स्ट्रा रुपीज़ स्पेंड कर भी देता है टैक्स की फॉर्म में तो उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी इनकम इतनी ज़्यादा है. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. ओके, क्योंकि उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, दैट इज़ वाई देयर इज़ एन इक्वी मार्जिनल सैक्रिफाइस. ओके, सो थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड. अब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आपका क्या होता है, जो कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए आप लगा रहे हो पैसा. ठीक है, यानी कि कंजम्पशन के लिए नहीं कर रहे, आप उनके डेवलपमेंट के लिए, जैसे एजुकेशन पे आप खर्चा कर रहे हो या आप हेल्थ पे खर्चा कर रहे हो. ठीक है, आप इकोनॉमिक सर्विसेज प्रोवाइड करने पे कर रहे हो. सो अंडर ग्रांट टू स्टेट्स अंडर स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो दिस विल बी इंक्लूडेड. सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस के ऊपर, देन इकोनॉमिक सर्विसेज पे भी. डिफेंस एक्सपेंडिचर पे नहीं होता, दिस इज एन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ओके, ये डेवलपमेंट के लिए नहीं होता. सो आंसर विल बी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. एक सेकेंड, अच्छा, डज नॉट इंक्लूड. ओके, डज नॉट इंक्लूड में तो खाली यही आएगा ना आपका ओनली 4, तो ये आ जाएगा. ठीक है, एक्सप्लेनेशन तो रिमेन सेम्स, बट मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि नॉट बोला उसने. नॉट इंक्लूड में ओनली 4 आ जाएगा. थर्ड. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग. अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट टैक्स. इनमें से आपको बताना है कौन से डायरेक्ट टैक्सेस हैं. तो ये सारे ही डायरेक्ट टैक्स होते हैं. आपके फ्रिंज बेनिफिट, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, कैपिटल गेन टैक्स, ये सारे ही आपके डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं. ओके, थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट, अब आपका जून 2018 का जो हमारा लास्ट पेपर बच गया, इसके क्वेश्चंस अब देख लेते हैं. गिल्ट एज्ड मार्केट इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट. ओके, सो मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम गिल्ट एज्ड मार्केट कहते हैं. नेक्स्ट, ये दो बार आया है क्वेश्चन मेरे हिसाब से. 3 बार भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से 2 बार आया क्योंकि पिछली वीडियो में भी आई गेस था और अभी भी आया है. ओके, नेक्स्ट, इनकम टैक्स इज जनरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. तो इनकम टैक्स किस पे बेस्ड होता है, एबिलिटी टू पे, जितना आप पे कर सकते हो. टोल टैक्स आपका होता है बेनिफिट रिसीव्ड प्रिंसिपल पे बेस्ड. इनकम टैक्स होता है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल पे. ठीक है, कितना ज़्यादा आप पे कर सकते हो उसी के बेसिस पे आप पे टैक्स लगाया जाता है. विच मेथड कैन हेल्प इन ऑब्टेनिंग अ वेलफेयर इंप्रूवमेंट इन एक्सटर्नैलिटीज एग्जिस्ट. नाउ दिस इज अ PYQ, ये हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं. एक्सटर्नैलिटीज़ अगर हैं तो आप वेलफेयर इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हो, रेगुलेशन से कर सकते हो, असाइनिंग प्रॉपर्टी राइट से कर सकते हो, पिगुबियन टैक्सेस से भी कर सकते हो. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा गया था, है ना. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसीट इन गवर्नमेंट बजट. कैपिटल रिसीट मैंने आपको पता नहीं बताया या नहीं, चलो कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया था. एक होती है आपकी रेवेन्यू रिसीट्स, एक होती है आपकी कैपिटल रिसीट्स. ओके, सो रेवेन्यू रिसीट्स क्या है, वो सारे के सारे सोर्सेज जहाँ से आपको रेगुलरली, यानी कि गवर्नमेंट को रेगुलरली पैसा आता रहता है फ्रॉम देयर डे टू डे एक्टिविटीज़. फॉर एग्जांपल टैक्सेस से जो पैसा आ रहा है, या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू में आपकी फ़ीस कहीं से आ रही है, या इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है, या आपको कहीं से डिविडेंड रिसीव हो रहा है. ठीक है, एक्सेट्रा. ये सारे के सारे आपकी क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स हैं. कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, कैपिटल रिसीट्स होती हैं विच चेंजेस द एसेट एंड लाइबिलिटी पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, या इसके अंदर आप क्या करते हो, ईदर यू डिक्रीज द एसेट और इंक्रीज द लाइबिलिटी. ठीक है, या तो आप लोन ले लोगे या फिर आप डिसइन्वेस्टमेंट कर दोगे, अपनी एसेट्स बेच दोगे. ओके, तो ये आपकी क्या है, कैपिटल रिसीट्स होती हैं. ओके, आपको बतानी थी कैपिटल रिसीट ही, यानी कि ये वाली. सो इंटरेस्ट रिसीट, इंटरेस्ट आपकी किस में आती है, इसमें रेवेन्यू के अंदर. ओके, सो ये नहीं होगा. डिविडेंड एंड प्रॉफिट, ये भी नहीं होगा, ये भी आपका कहाँ पे आता है, रेवेन्यू में. बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट, यही मैंने आपको बोला था अभी, बोरोइंग क्या है, लाइबिलिटी, आपके लोन्स. तो ये जब आप जितना ज़्यादा लोगे वो कैपिटल रिसीट में काउंट हो जाएगा. सो प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट, ये अगेन आपका टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में आ जाएगा. सो दिस इज़ रॉन्ग.
दिस इज राइट. ओके, थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन मिटिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटीज. अब इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका एक्सटर्नैलिटीज को वो करने के लिए, ठीक करने के लिए. ओके, सो इन दिस केस एक्सटर्नैलिटीज़ को आप कैसे कर सकते हो, बाय फिस्कल पॉलिसी. ठीक है, आप फिस्कल पॉलिसी लगा सकते हो. गवर्नमेंट जो है आपके इंटरफेयर कर सकती है इन द केस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज. रेगुलेशन, ठीक है, रेगुलेट कर सकती है मार्केट को. ओके, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज आपकी कब मिलती है? व्हेन मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट. यही मैंने आपको बताया था, व्हेन योर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू द मार्जिनल बेनिफिट. ठीक है, तभी आपकी जो सोशल प्रोजेक्ट है वो वायबल हो सकता है. ओके, सो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कब मिलेगी? जब आपकी मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस, ठीक है, यानी कि कॉस्ट आपकी इज इक्वल्स टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट्स, जो आपको फ़ायदे हो रहे हैं. ओके, नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी इंसिडेंस ऑफ टैक्स. अगेन इंसिडेंस ऑफ टैक्स, फिर से PYQ पहले जो पूछा गया था, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है. सो द पर्सन हु लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द टैक्स. नेक्स्ट, एक सेकेंड, अमाउंट ऑफ, हाँ ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू. इनमें से कौन सा ट्रू है? सो कॉमन रिसोर्स इज राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल. दिस इज राइट. ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था. ठीक है, चारों बताए थे, कॉमन रिसोर्स, पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड और क्लब गुड्स. ठीक है, चारों का मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी, उनको आप जरूर से देख लीजिएगा पिछली वीडियो में. ओके, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है. अ पब्लिक गुड इज नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल. ये भी बिल्कुल ठीक है. सो बोथ आर राइट, फर्स्ट ऑप्शन. मार्केट फेलियर, फिर से मार्केट फेलियर का क्वेश्चन कब होता है? इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी, एक्सटर्नैलिटी में भी. सो बोथ. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम विच शोज द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी अंडर द कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट. ठीक है, इंक्रीजिंग कॉस्ट यानी कि आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इंक्रीज कर रही है. ओके, नेक्स्ट, इफ अ यूनिक टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द कमोडिटी. अगर टैक्स लगा दिया आपने इस कमोडिटी के ऊपर, तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स ऑन द बायर. अगर आपने टैक्स लगा दिया, देखो अब आपका पहले क्या था, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर होंगे. सो आपने डिमांड लगाया, ये सप्लाई लगाया, सॉरी ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, इसको दोबारा करती हूँ. ये आपका DD जो है, दिस इज़ द डिमांड कर्व. ये आपका SS जो है, दिस इज़ द सप्लाई कर्व. जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो आपकी क्वांटिटी हो गई OM, और ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया OP. अगर टैक्स लगा दिया है आपने, ठीक है, तो टैक्स लगाने से क्या होगा, सप्लाई आपकी कम हो जाएगी. सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट. तो ये शिफ्ट किया, इस तरफ शिफ्ट कर गया. तो अब ये जब डिमांड पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपका नया प्राइस क्या हो गया है, OP डैश, और आपकी नई क्वांटिटी कितनी हो गई है, OM. यानी कि टैक्स लगने से आपकी क्वांटिटी कम हो गई और प्राइस आपका बढ़ गया. ठीक है, तो जितने से ये आपका प्राइस बढ़ा है, ये आपका टैक्स ही तो है. ठीक है, टैक्स ही तो है ये आपका. तो जहाँ पे ये टैक्स आपका डिमांड वाले को टच करेगा, तो यही तो आपका क्या होगा, बर्डन होगा. ठीक है, जितना आपके डिमांड के ऊपर टच करेगा ये प्राइस, दैट विल बी द बर्डन ऑन बायर. ठीक है, जहाँ पे ये सप्लाई को टच करेगा, देन दैट विल बी द बर्डन ऑन द सेलर. सेलर के ऊपर जितना बर्डन पड़ेगा इसका. ठीक है, तो देखो अब आपका बर्डन का कितना पड़ रहा है, दिस मच इज द बर्डन ऑन द बायर. दिस इज QR. ओके, RQ यहाँ पर दिया हुआ, फोर्थ ऑप्शन. आगे देखते हैं. यस, टैक्स बायंसी. तो टैक्स बायंसी अब आपको बताना है इसके अंदर. टैक्स बायंसी का आपके पास फॉर्मूला होता है क्या, दिस इज द राइट आंसर आपका. ठीक है, EBTY इज इक्वल्स टू डेल्टा TB. दिस इज द टैक्स चेंज इन द टैक्स बायंसी डिवाइडेड बाय चेंज इन द GDP या चेंज इन द इनकम into income divided by tax progressivity. ओके, टैक्स बायंसी, सॉरी. ओके, चलो, तो ये आपका फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है. ओके, चलो, तो इसी के साथ आपकी पब्लिक इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाती है. 2018 से 2023 के सभी क्वेश्चंस हम कर लेते हैं. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा. और आप ना सब्सक्राइब नहीं करते, मैं बहुत ज़्यादा लोगों को देखती हूँ
कि आते हैं वीडियोस देख लेते हैं और फिर चले जाते हैं। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो भाई चैनल को, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। एक घंटा 2 घंटा की वीडियोस बनाती हूँ, इतना मेहनत करती हूँ, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो। बस एक लाइक का बटन दबा दिया करो और एक सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करो, बस इतनी सी मेहनत करनी है आपको 2 सेकेंड की। ओके, तो आप नीचे जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप किसी भी वीडियो को, आने वाली वीडियो को मिस आउट ना करें। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट क्लास के अंदर, अभी पब्लिक इकोनॉमिक्स हमने किया है, नेक्स्ट विल बी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इकोनॉमिक्स। ओके, सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम कंप्लीट करेंगे। कल ही मैं आपको दोनों जो उसके पार्ट्स हैं वो शेयर कर दूंगी, ताकि आप आसानी से उनको कवर कर लें और आपको पेपर से पहले काफ़ी दिन का टाइम मिल जाए। ओके, देन उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी मनी एंड बैंकिंग, एंड लास्ट विल बी इंडियन इकोनॉमिक्स। ओके, तो विद इन 3 मोर डेज आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 14, 15, 16 तक आपका कंप्लीट हो जाएगा सारा का सारा सिलेबस। तो आपके पास 17, 18, 19 3 दिन और बचेंगे अपनी रिवीजन करने के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडेज़ वीडियो। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा टू गेट द PDF ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको मुझसे किसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करनी है तो आप मुझे ईमेल भी लिख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही पोस्ट करूँगी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड नर्डी, and do not forget to mind your economics. Okay, thank you so much.